दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश अमेरिका, जिसे आज हम वर्ल्ड की एकमात्र सुपर पावर के रूप में जानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले आप वर्ल्ड सुपर पावर का मतलब समझ लीजिए। कोई भी देश सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री के सुपर पावरफुल होने से नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री सुपर पावर तो रसिया भी है, बल्कि दुनिया की सुपर पावर वही कंट्री कहलाती है जो मिलिट्रिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और जियोपॉलिटिकली दुनिया में सबसे पावरफुल हो। और ये सारी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने हासिल कर ली हैं। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? जो देश कभी यूरोपियन कंट्रीज़ का गुलाम हुआ करता था, आज पूरा का पूरा यूरोप कैसे उस अमेरिका के इशारों पर नाचता है? आइए शुरू से शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है 12 अक्टूबर 1492 से, जब कोलंबस ने अमेरिका में अपना पहला कदम रखा, जिसे स्पेन के राजा ने इंडिया की खोज करने के लिए भेजा था। लेकिन गलतीवश कोलंबस अमेरिकी महाद्वीप में पहुंच गया, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह गलत जगह पहुंचा है, बल्कि उसने तो यह कहा कि मैं भारत ही पहुंचा हूं और ये भारत का बेस्ट पार्ट है, जिसे उसने वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया। बाय द वे, उस समय तक लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को यह पता चल चुका था कि उनसे हज़ारों कोस दूर एक जगह है जहां वे अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती हैं, अपनी नई कॉलोनीज़ बना सकती हैं। फिर क्या था? हमेशा की भांति यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन व पुर्तगाल ने अमेरिका में अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी। अमेरिका में पहले से ही नेटिव अमेरिकन आदिवासी रहते थे, जिन्हें रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे फ्रांस, स्पेन एंड इंग्लैंड ने अमेरिका में बड़े बड़े क्षेत्र अपने अधिकार में लेने स्टार्ट कर दिए। वो अमेरिका का अब सारा का सारा व्यापार यूरोप के कब्जे में आ चुका था। लेकिन व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी व ज़्यादा ज़मीनी कंट्रोल पाने के लिए तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे 7 ईयर्स वॉर के रूप में जाना जाता है, जिसमें इन देशों के बीच 7 वर्षों तक लड़ाई चली, जिसमें फाइनली इंग्लैंड की जीत हुई। व बाद में स्पेन व फ्रांस को अमेरिका में अपने कब्जे वाली ज़मीन व व्यापारिक हिस्सेदारी इंग्लैंड को सौंपनी पड़ी। अब केवल इंग्लैंड ही एकमात्र यूरोपियन ताकत थी जिसका पूरे अमेरिका पर कंट्रोल था। यह वह समय था जब अंग्रेजों का लगभग आधी दुनिया में कब्जा हुआ करता था और पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो इंग्लैंड की ओर आंखें उठाकर देख सके। और यह बात इंग्लैंड में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई कि इंग्लैंड के वर्चस्व का यह सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन समय से ताकतवर आज तक कहाँ कोई हुआ है। अंग्रेजों के अत्याचार व कुशासन से परेशान अमेरिकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए। 1765 से लेकर 1785 तक चले इस स्वतंत्रता संग्राम में अंततः अमेरिकन्स की जीत हुई। वैसे तो अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को ही मिल गई थी, लेकिन अमेरिका की आज़ादी की ऑफिशियली लड़ाई 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुई। अमेरिका की आज़ादी के हीरो रहे जॉर्ज वाशिंगटन को स्वतंत्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन आगे का सफ़र अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं था। अभी अमेरिका का विश्व मानचित्र पर कुछ खास प्रभाव नहीं था, या ये कहो कि लगभग ना के बराबर था, क्योंकि अभी भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन व दुनिया का सबसे अमीर देश भारत ही था। लेकिन अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन व बुशमैन जैसे दूरदृष्टा प्रेसिडेंट मिले, जिनकी नीतियों ने आज के महाशक्तिशाली अमेरिका की नींव रख दी थी। उनकी नीतियों की वजह से विश्व व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के साथ ही अमेरिका ने बड़ी तेजी से प्रगति करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक बड़ी बड़ी मिलें व कारखाने सिर्फ यूरोप में ही हुआ करते थे, लेकिन 1865 के बाद अमेरिकन्स ने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देना, काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका की डेमोक्रेसी व सरकार की उदारवादी नीतियों ने वहाँ के शार्प माइंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार करने के लिए मोटिवेट किया, जिससे अमेरिका में साइंस के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार होते चले गए। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साइंस व डेवलपमेंट की फील्ड में अब तक दिए गए सारे नोबेल प्राइज़ में से 380 अकेले अमेरिकन्स के पास हैं, जो कि टोटल नोबेल प्राइज़ का 34% हैं। यानी कि अमेरिकन्स नई नई चीज़ों के आविष्कार के मामले में सबसे आगे थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने अमेरिका को इतना धनी बनाया वो थे वहाँ के बिजनेसमैन लाइक एंड्रयू कार्नेगी, कार्नेलियस वंडरबिल्स, जॉन डी रॉकफेलर्स, जेम्स फोर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन एंड मैनी मोर, जिन्होंने अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया। वो बड़ी मात्रा में अमेरिका में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दुनिया में बेचने लगे, जिससे अमेरिका की जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। कार्नेलियस वंडरबिल्स ने शिपिंग की बिजनेस पर फोकस किया। उसके बाद उन्होंने रेल रोड पर फोकस किया ताकि ज़मीन पर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वंडरबिल्स ने यूएसए का सबसे बड़ा रेल रोड नेटवर्क बना दिया, जिससे अमेरिका में वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। वह अमेरिकन बिजनेस तेज़ी से ग्रो करने लगे। एक बार एक ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री इसलिए नहीं कहते क्योंकि वहाँ अच्छी सड़कें हैं, बल्कि अमेरिका इतना डेवलप ही इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ अच्छी सड़कें व हाईवेज थे। और हमारा इंडिया इस चीज़ में, इस फील्ड में मात खा जाता है।
जैसे जैसे दुनिया में पेट्रोलियम की मांग बढ़ने लगी, जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बनाई। वह दुनिया के पहले बिलियनियर बन गए। थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शलाइज किया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की मांग बढ़ने लगी। बाद में एडिसन ने जनरल इलेक्ट्रिक की शुरुआत की, जो आज भी यूएसए की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति बढ़ने से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे टीवी, फ्रिज एंड मैनी अदर्स की मांग बढ़ने लगी, जिसके लिए यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगने लगे। वह बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने लगे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते चले गए। वह यूएसए दुनिया भर में अपने इन सामानों को बेचने लगा। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्हें कि स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अमेरिका व दुनिया भर में स्टील को लोकप्रिय बनाया, जिससे स्टील की खपत बढ़ने लगी। रेल लाइनों का तेजी से विकास हुआ, स्टील के बहुत से कारखाने अमेरिका में खुलने लगे, लोगों को भारी मात्रा में रोजगार मिलने लगा। वह अमेरिका दुनिया भर में स्टील प्रोडक्ट बेच बेचकर खूब पैसे छापने लगा। जेम्स फोर्ड, जिन्होंने भारी मात्रा में कारों का उत्पादन अमेरिका में शुरू कर दिया। दुनिया भर में फोर्ड कंपनीज की कारें लोकप्रिय होने लगी। दुनिया भर में कारें बेच बेच के फोर्ड ने अपनी व अमेरिका की संपत्ति में बड़ा इजाफा किया। 1890 से पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट इंग्लैंड में होता था, लेकिन 1890 में अमेरिका ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपने मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट सेक्टर को इतना अधिक विकसित कर लिया कि 1910 में इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। आखिर 1914 का वह समय भी आ गया जिसने अमेरिका की ताकत व उसके पैसे को कई गुना बढ़ा के रख दिया। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो सारी यूरोपियन कंट्रीज आपस में युद्ध में उलझ गई। युद्ध की वजह से यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज व कारखाने बर्बाद हो गए। वहाँ धीरे धीरे कंपनीज बंद पड़ने लगी। उस समय तक पूरी दुनिया में यूरोप के अलावा केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसने खुद के उद्योग को इतना डेवलप कर लिया था कि वो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की युद्ध ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब क्योंकि युद्ध की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ की युद्ध सामग्री बनाने वाले कारखाने बंद पड़ने लगे, बर्बाद होने लगे, इसलिए सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भारी मात्रा में अमेरिका से युद्ध सामग्री आयात करने लगी, जिससे अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होने लगा। 1914 से लेकर 1919 तक युद्ध खत्म होते होते अब केवल अमेरिका ही दुनिया का एकमात्र सबसे संपन्न देश रह गया था। क्योंकि अमेरिका यूरोप से काफ़ी दूर है, इसलिए इस युद्ध का उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिरी सालों में युद्ध में एंट्री मार के अमेरिका ने युद्ध के परिणामों को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिकी सैन्य शक्ति का डंका बज गया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अब अमेरिका ही दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर देशों की लिस्ट में टॉप में आके बैठ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उद्योग धंधे नष्ट होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ बहुत से देश प्रोडक्ट सप्लाई के लिए अमेरिका पर डिपेंड करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में बर्बाद हुए बहुत से देशों की अमेरिका ने फाइनेंशियली हेल्प की, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली इत्यादि। 1920 के बाद अमेरिका लगातार अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री व सॉफ्ट पावर बढ़ाता जा रहा था। अमेरिका में बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, लेकिन 1929 में अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गया। अमेरिका में बहुत से उद्योग धंधे बंद पड़ने लगे, बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी, अमेरिका में अफरा तफरी मच गई, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। यह द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में लगभग 8 से 10 सालों तक चला और इस टाइम पीरियड में अमेरिका की ग्रोथ काफ़ी नीचे गिरी। 1935 तक आते आते लगभग सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने खुद को फिर से स्टेबल कर लिया था। 1937-38 के बाद यूरोप फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगा। युद्ध की तैयारियों के लिए युद्ध सामग्री व बहुत से सामानों की जरूरत बढ़ने लगी, जिसकी आपूर्ति अमेरिका से होने लगी। अमेरिका फिर से इन यूरोपियन कंट्रीज़ को भारी मात्रा में हथियार व अन्य प्रोडक्ट सप्लाई करने लगा, जिससे अमेरिका में भारी मात्रा में रोजगार बढ़ने लगे, नई नई फैक्ट्रीज लगने लगी, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी फिर से तेज़ी से बूम करने लगी। 8-10 सालों के ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका ने जितना खोया था उसका कई गुना उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन यूरोपियन कंट्रीज़ को हथियार बेच बेच के कमा लिए। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वह पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई कर करके भारी मात्रा में प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन जापान के द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर में किए गए हवाई हमले की वजह से मजबूरी में अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मारनी पड़ी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध का पूरा परिणाम ही बदल गया। अमेरिका ने बड़ी ही आसानी से इस पूरे युद्ध के परिणाम को अपने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में लाकर पटक दिया। तब जाकर पूरी दुनिया ने अमेरिका की सैन्य शक्ति का लोहा माना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से दुनिया के लगभग सारे देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। यूरोपियन पावर जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली व एशियन पावर जापान बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे।
उस समय केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी को वर्ल्ड वार सेकेंड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि और मजबूत हुई थी और सबसे मजबूत तरीके से खड़ी हुई थी। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1950 में दुनिया भर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 60% केवल यूएसए में यानी अमेरिका में ही होता था। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुए देशों की इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, वह दुनिया में कैसे शांति कायम की जाए जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना को टाला जा सके, इस पर निर्णय लेने के लिए जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसे यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड की माउंट वाशिंगटन होटल में संपन्न किया गया, जिसे उस समय के 44 कंट्रीज के 733 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक व आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल संगठनों की स्थापना का निर्णय इसी कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। लेकिन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की एक घटना जिसने अमेरिका को ऑफिशियली वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया, वो था अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता मिलना, जिसमें इंग्लैंड ने भी अमेरिका का साथ दिया। इसके बाद दुनिया भर में गोल्ड की जगह डॉलर में व्यापार होने लगा और दुनिया भर में अमेरिका का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन 1973 में वियतनाम युद्ध के दौरान जब दुनिया को यह बात पता चली कि अमेरिका गोल्ड रिजर्व किए बिना ही अपनी मर्जी से डॉलर को छाप रहा है, तब दुनिया भर में डॉलर की वैल्यू फिर से गिर गई। बहुत से देश अमेरिका से डॉलर के बदले अपना गोल्ड वापस मांगने लगे। जब फ्रांस ने अमेरिका को उसके डॉलर को वापस करके अपना गोल्ड वापस मांगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड वापस देने से मना कर दिया। लेकिन उस समय तक फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और चाइना के पास भी एटम बम आ चुके थे, इसलिए अमेरिका सीधे मना नहीं कर सकता था, उसे गोल्ड के बदले कुछ न कुछ तो वापस करना ही पड़ेगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी थे। उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल की कीमत गोल्ड से कम नहीं होगी, इसलिए वे सऊदी अरेबिया के प्रिंस के पास गए और उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अपना पेट्रोलियम केवल डॉलर के बदले ही बेचें। सऊदी अरेबिया के साथ साथ उन्होंने लगभग सारे खाड़ी देशों को भी मना लिया कि वे अपना क्रूड ऑयल केवल अमेरिकी डॉलर के बदले ही बेचें। इसके बदले में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ को सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन सुरक्षा किससे? रसिया जैसे एकाध देशों से या फिर खुद अमेरिका से? साफ शब्दों में कहें तो रिचर्ड निक्सन ने सारे खाड़ी देशों को यह धमकी दे दी थी कि आप अपना तेल अमेरिकी डॉलर के बदले में बेचो या फिर अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि अमेरिका जानता था कि सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ मिलकर भी अमेरिका से 2 दिन भी लड़ाई में नहीं टिक पाएंगी। क्रूड ऑयल का बिजनेस अमेरिकी डॉलर में होने की वजह से डॉलर की मांग फिर से बढ़ गई। वह डॉलर पहले से भी कई गुना अधिक मजबूत हो गया। वो आज दुनिया का लगभग 95% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में ही होता है, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट की एजेंसी स्विफ्ट कंट्रोल करती है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जीत थी। एक बात और जो अमेरिका के फेवर में है वो है अमेरिका में बहुत अधिक क्रूड ऑयल रिजर्व, जिसने उसे पेट्रोलियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर 1975 के बाद अमेरिका में आया टेक रेवोल्यूशन, जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। वर्ल्ड की लगभग सारी बड़ी टेक कंपनीज जिनकी आप नाम जानते हैं, लाइक एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ये सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। अमेरिका ने शुरू से ही दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों को अपने देश में स्वागत किया है, उन्हें आमंत्रित किया है। बाद में इन शार्प माइंड्स इमिग्रेंट्स ने अमेरिका के विकास में बहुत योगदान दिया। अमेरिका के टोटल बिलियनियर्स में से 43 तो सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं। कुछ इमिग्रेंट्स ने तो अमेरिका के विकास में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक इलॉन मस्क जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, भारत के सुंदर पिचई, ऐसे और भी बहुत से फेमस इमिग्रेंट्स हैं। अभी रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 9 तो सिर्फ यूएसए के ही हैं। वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। इन 5 कंपनीज में से 4 तो केवल यूएसए की हैं, जो हैं एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। केवल एक ही ऐसी कंपनी है जो कि यूएसए की नहीं है, वो है सऊदी अरेबिया की स्टेट ओन कंपनी जिसका नाम है सऊदी अरेमको। वो भी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ओन करती है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको यह समझ आ ही चुका होगा कि वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका 4 पिलर्स पे खड़ा है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, $21 ट्रिलियन से भी अधिक। सेकेंड, मिलिट्री। थर्ड, इनोवेशन। एंड फोर्थ, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि आखिर अमेरिका कब तक दुनिया का सुपर पावर बना रहेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही मुझे यह भी बताइए कि अगली वो कौन सी कंट्री होगी जो यूएसए को पीछे छोड़ के वर्ल्ड सुपर पावर बनेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।